जय श्री श्याम। फाइनेंस विद सीए प्रेरक और मेरा नाम है सीए प्रेरक जैन। आज हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। कब लेना है रजिस्ट्रेशन, किसको लेना है रजिस्ट्रेशन, कैसे लेना है रजिस्ट्रेशन। आज हम देखेंगे पूरा प्रोसेस, पूरे स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। Registration under GST. Section 22 to Section 30 of CGST Act 2017 deals about this, and it is read with Rules 8 to 26 of CGST Rules 2017. Meaning and concept of registration. As per Section 25, Section 25 of CGST Act 2017 talks about registration. Every person who is liable to be registered under GST shall obtain registration in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. Now, who are those person who is liable to be get registered under GST? हमने स्कोप ऑफ GST देखा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था इफ यू आर डीलिंग इन गुड्स तो 40 लैक्स, अगर आपका टर्नओवर लिमिट 40 लैक्स का है, अगर 40 लैक्स क्रॉस कर जाता है तो यू आर द पर्सन हु इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। वही अगर आप सर्विसेज में डील करते हो तो 20 लैक्स की लिमिट हो जाती है, और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप डील करते हो तो उस केस में लिमिट्स हो जाती है 50%, यानी 20 लैक्स इन केस ऑफ गुड्स एंड 10 लैक्स इन केस ऑफ सर्विसेज। Registration means obtaining GSTIN, यानी Goods and Service Tax Identification Number, which legally recognizes a person as a taxable person under GST. आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जीएसटी के अंदर जिसको हम GSTIN बोलते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। रजिस्ट्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ जीएसटी कंप्लायंस। विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जीएसटी आप कलेक्ट नहीं कर सकते, टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड, रिटर्न्स कैन नॉट बी फाइल्ड। बहुत लॉजिकल सी चीज है। अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो पोर्टल पे आप लॉग इन नहीं कर सकते, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू लॉग इन ऑन टू द पोर्टल तो क्या कर सकते हो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, ना ही आप जो है जीएसटी रिटर्न्स जीएसटी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो बट ऑफ कोर्स ना आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, ना टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, ना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ना ही आप कोई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ये जो जीएसटी नंबर होता है ना, ये होता है पैन बेस, स्टेट वाइज एंड सप्लाई वाइज न्यूट्रल। गुड्स या सर्विसेज आप किसी में भी डील करो, डजेंट मैटर, आपका जीएसटी नंबर तो सेम ही रहेगा। आप स्टेट वाइज जीएसटी नंबर ले सकते हैं, आप एक ही स्टेट में मल्टीपल जीएसटी नंबर्स भी ले सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप दिल्ली के अंदर है, ठीक, इसमें आपके दो जीएसटी नंबर है, एक ये आपका है जीएसटी नंबर 1, एक ही आपका जीएसटी नंबर 2। आप बिल्कुल ले सकते हो, पैन आपका वही रहेगा, पैन नंबर आपका सेम रहेगा, और ये जो दोनों जीएसटी नंबर्स है ना, इनको हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन्स, इनको हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन्स। आगे आएगा ये चीज, अपन देखें, ये रहा, ईच रजिस्ट्रेशन इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी। एक पर्सन का जो पैन होता है वो, इस पैन तो सेम रहेगा, सेम पैन पर आपको जीएसटी नंबर इशू होगा, तो एक पर्सन के मल्टीपल जीएसटी नंबर्स जो रहेंगे उनको हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन्स। A person running a business in Maharashtra crosses the threshold limit. आपकी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट, महाराष्ट्र में एक पर्सन डील कर रहा है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई। He must obtain GST registration in which state? Maharashtra. If he starts business in Gujarat, तो गुजरात में भी वो रजिस्ट्रेशन लेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन गुजरात। सेक्शन 22 बात करता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 25 बताता है रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, बट सेक्शन 22 बताता है कौन है वो लोग जो लायबल है टू टेक द रजिस्ट्रेशन। ये हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो स्कोप वाला एक चैप्टर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर इस पॉइंट को कवर किया था। अभी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। Every supplier shall be liable to be registered under GST in the state or union territory from where he makes a taxable supply। जहां से भी आप taxable supply करते हो उस स्टेट में या यूज यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी को मैं आगे यूटी रेफर करूंगा, तो उस स्टेट में या उस यूटी में आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे आप गुड्स में करो, सर्विसेज में करो, या दोनों में करो। इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट्स, अगर आपकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स को क्रॉस कर देती है टर्नओवर, तो उस केस में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन होता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का भी। अगर आप चाहते हो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना, तो डजेंट मैटर, आपको जो है ना अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की वेट करने की जरूरत नहीं है, आप डे 1 से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो।
Registration becomes compulsory only after crossing the threshold limits unless covered under compulsory registration. Compulsory registrations कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता है, डजेंट मैटर आपकी टर्नओवर कितनी है। जैसे कि इफ यू आर डीलिंग इन गुड्स, और गुड्स के केस में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो यानी बिटवीन टू स्टेट्स अगर आप सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इफ यू आर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो भी उस केस में रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। सीटीपी एनआरटीपी यानी तो सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन जो होते हैं कंपलसरी होते हैं। इन लोगों को कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अदरवाइज आप जो है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, नहीं तो जनरल रूल एज पर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ये बोलता है कि जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्रॉस हो जाती है प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ टर्नओवर, तो उसके बाद आपको जो है कंपलसरी या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर लेना पड़ेगा। Threshold limits are different for goods and services और for normal and special category states। ये special category states कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये स्पेशल कैसे कैटेगरी स्टेट्स होते हैं। इनके अंदर अगर आप डील करते हो तो गुड्स के केस में जो है ना 20 लाख और सर्विसेज के केस में 10 लाख की आपकी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अदरवाइज ये लिमिट डबल हो जाती है। नॉर्मल के केस में तो 40 लाख हो जाएगी, बाकी स्टेट्स के केस में ये 20 लाख हो जाएगी। लाइक नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, अ ट्रेडर सेलिंग गुड्स इन राजस्थान, एक ट्रेडर है वो गुड्स सेल कर रहा है कहाँ पे, राजस्थान में। टर्नओवर उसकी 39 लैक्स है, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो नहीं है। और टर्नओवर कितनी है, 13 लैक्स। डील किस में कर रहा है, गुड्स में कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हुआ क्या, बहुत सिंपल सी बात है। आप पहले देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है क्या, तो जी नहीं है, ये तो राजस्थान है। ठीक है, तो टर्नओवर लिमिट कितनी मेरे को लगती है 40 लैक्स, हो कितनी रही है 39 लैक्स। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो नो रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर अगर 41 लैक्स हो गई, यही टर्नओवर अगर 41 लैक्स हो जाएगी तो जीएसटी क्या होगा, कंपल्सरीली आपको लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, कंसल्टेंट इन दिल्ली, कंसल्टेंट यानी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 20 लैक्स हो जाएगा नॉर्मल, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लैक्स। ये कहाँ से कर रहा है, दिल्ली से, यानी 20 लैक्स की लिमिट है। कितने की किया, 19 लैक्स, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। 20 एक्सीड हो गया, 21 हो गया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस aggregate value of all taxable supplies, exempt supplies, export of goods or services, or both, interstate supplies of persons having the same PAN, computed on all India basis but excludes CGST, SGST, IGST and सेस। एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें ना सारी चीजें आती है। आपसे टैक्सेबल सप्लाई करो, आप एग्जेम्प्ट करो, इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी, सेम पैन पर होनी चाहिए, बस सेम पैन यहाँ पे मैं देखता हूँ सेम पैन पर होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी टाइप का टैक्स लग रहा है, जैसे कि क्या, एक्साइज लगा, कोई वैट लग गया, कोई कस्टम्स ड्यूटी लगी है, आप इंपोर्ट करते हो कस्टम्स भी लगता है, कोई कस्टम्स भी लगा है, तो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है। लेकिन जो जीएसटी का पोर्शन होना तो होता है ना, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या सेस, जो जीएसटी के पोर्शन होते हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होते। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी, कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। मतलब देख लेते हैं, पैन इंडिया टर्नओवर बेसिस पे रहता है, स्टेट वाइज में नहीं देखता हूँ। मेरे मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है रजिस्ट्रेशन, मेरा दिल्ली में भी है, मेरा कोलकाता में भी है, मेरा राजस्थान में भी है, मेरा हो सकता है कि पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। बहुत बड़ा बिजनेस है जी, मल्टीपल जगह पे हो रहा है। तो ये सब जगह का टोटल करके देखूंगा मैं अपनी टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट जीरो रेटेड सप्लाईज यानी जो आप एक्सपोर्ट कर देते हो, इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाईज बिटवीन ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी मैंने बताया ना, जैसे मेरी दो ब्रांच है, एक ए है और एक बी है, भले ही सेम स्टेट में हो या अलग अलग हो, डजेंट मैटर, तो मेरी दोनों ब्रांचेस का भी टोटल लूंगा। बट एक्सक्लूड
क्या CGST, SGST, IGST, NSES and inward supply is liable to RCM. Now what is this RCM? RCM का एक सेपरेट वीडियो जो है ना मेरे यूट्यूब पे डला हुआ है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं उसको। RCM होता क्या है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। RCM का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये होता क्या है ना, बेसिकली दिस इज नथिंग बट इस केस में क्या होता है, रिसिपिएंट लायबल होता है टू पे टैक्स। अदरवाइज क्या होता है ना, जो सप्लायर होता है, जो सप्लाई करता है, इज लाइबल टू पे द टैक्स अंडर जीएसटी। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सप्लायर जिसने सप्लाई किया इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम में क्या होता है, रिवर्स एप्लीकेबिलिटी लग जाती है जीएसटी की, तो रिवर्स एप्लीकेबिलिटी में जो है ना रेसिपिएंट फंसता है, उसके ऊपर ही आ जाता है लाइबिलिटी कि भैया जी आप करोगे टैक्स का पेमेंट यहाँ पर। तो दिस इज आरसीएम। और आरसीएम के केस में क्या, मैंने तो सप्लाई नहीं किया था, मैंने तो कोई चीज को परचेज किया या कोई सर्विस लिया है, तो दैट इज नॉट माई टर्न ओवर। वो मेरा आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वो मेरा इनवर्ड सप्लाई है, उसके ऊपर मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो उसका मैं अगर टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ तो डजेंट मैटर ना, वो मेरा टर्नओवर तो नहीं है ना, वो मेरा आउटवर्ड सप्लाई तो नहीं है। तो इसलिए मैं उसको जो है एग्रीगेट कैलकुलेशन, एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में नहीं लेता। जनरली ये डाउट आता है, तो इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से जो है ना भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वाई आरसीएम, जो इनवर्ट सप्लाई इज लायबल टू आरसीएम जो रहती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर एंड दैट इज व्हाई नॉट इंक्लूडेड इन टर्नओवर। तो वो चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पे। जैसे ब्रांच इन दिल्ली 15 lakhs, ब्रांच इन दिल्ली 15 lakhs, ब्रांच इन यूपी 18 lakhs, एक्सपोर्ट टर्नओवर भी है 5 lakhs का। आप जब तीनों का टोटल कर दो, रजिस्ट्रे रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए तीनों का टोटल कर दो, 15 लाख वो भी जोड़ लो, 18 लाख आप वो भी जोड़ लो, 5 लाख आप वो भी जोड़ लो, ये 38 lakhs हो जाएगा। और 38 lakhs है, और कोई भी यहाँ पे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। और मैं यहाँ पे किस चीज में डील करता हूँ, 40 लाख गुड्स में डील कर रहा हूँ लगभग, कुछ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मस्ट बी डीलिंग इन गुड्स ओनली। तो यहाँ पे क्या 40 lakhs की यहाँ पे लिमिट लगती है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट चेक कर लिया, 38 lakhs आ गया है यहाँ पे मेरा। अगर सर्विसेज में होगा तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, गुड्स के केस में जो है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ लोग होते हैं जो कि लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, भाई जो लोग थ्रेशोल्ड लिमिट ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम गुड्स और सर्विसेज, या दोनों। अगर 1 रुपए का भी टैक्सेबल सप्लाई आपने कर दिया, या कोई भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाली फील्ड में, या जो है पॉइंट्स में अगर आप आ गए, तो फिर ये पॉइंट यहाँ से आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ एग्जाम गुड्स या सर्विसेज, या दोनों, या जो कि बहुत आप नहीं माने जाओगे। दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर जो कि प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड में डील करता है, वो भी यहाँ से हटा दिया गया, उसको भी जो है एग्जाम्पशन दे दिया गया कि यू आर नॉट लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जनरली क्या होता है, इनसे जब आप फार्मर से मटेरियल खरीदते हो ना, आप आरसीएम में आ जाते हो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप फार्मर हो, आप क्या करते हो, या तो वीट का काम करते हो, या हो सकता है आप सिल्क का काम करते हो। सिल्क के केस में तो आरसीएम लगता है, जो रिसिपिएंट है वो यहाँ पे टैक्स भर के चलता है। और वीट का अगर आप काम करते हो, तो अगर मैं फार्मर को बोलूंगा ना कि बाबू जा और जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले, वो बोलेगा नहीं लूंगा जी, जो करना है कर लो, नहीं लूंगा। तो इसलिए उनको पहले ही हटा दिया कि जी आप छोटे फार्मर्स हो, आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत आपके ऊपर हम नहीं डालेंगे। सम पर्सन आर कंप्लीटली आउट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, या तो आप एग्जाम सप्लाईज कर रहे हो, या कोई टैक्सेबल सप्लाई आप नहीं कर रहे हो। और एग्रीकल्चरिस्ट यानी प्रोड्यूस फ्रॉम ओन कल्टीवेशन, आप खुद खेत जोतते हो, उससे आप प्रोडक्शन लेते हो और आप उसको बेचते हो, कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। नॉट ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग बियॉन्ड बेसिक लेवल। बेसिक लेवल लाइक आप जो है चावल में अगर डील करते हो, तो ये बेसिक लेवल नहीं, आपने प्रोसेस कर दिया। ठीक है। पैडी और कैसे कैसे प्रोसेस रहता है, कुछ डिटेल प्रोसेस बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर डीलिंग इन राइस, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, वो बेसिक लेवल से ऊपर उठ चुका है। अगर इफ यू आर डीलिंग इन राइस, आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इसके रॉ मटेरियल में अगर आप डील कर रहे हो ना, यू आर नॉट लेबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फार्मर क्या कर रहा है, वीट को बेच रहा है ग्रोन ऑन लैंड, कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। लेकिन वही अगर आप दूध बेच रहे हो तो एग्जाम्प्ट हो जाओगे, लेकिन अगर पैकेज फूड बेच रहे हो तो टैक्सेबल हो जाओगे। अगर आप इफ यू आर डीलिंग इन पैकेज फूड, तो जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन,
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यानी मैंने आपको बताया जहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखी जाती, जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हो, अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, आप सीटीपी हो, एनआरटीपी, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एनआरटीपी यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 22, ये लॉ की लैंग्वेज होती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन फलाना सेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि उस सेक्शन में, जिसको भी यहाँ पे रेफर किया गया है, उस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिख दिया हो, डजेंट मैटर, अब यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वही मान्य होगा। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 22 यानी सेक्शन 22 में जो भी लिखा हो डजेंट मैटर, द फॉलोइंग पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली। सेक्शन 22 में बताया गया कि ये चीजें हैं, ये अगर थ्रेशोल्ड लिमिट्स है और इन लोगों को जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 24 बोलता है कि सेक्शन 22 को साइड में रखो, अब मैं जो लोगों को बताऊंगा उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, उन लोगों के ऊपर सेक्शन 22 एप्लीकेबल नहीं होगा, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपकी कितनी भी हो जाए। जैसे कि इंटरस्टेट मैंने आपको बताया, सीटीपी, एनआरटीपी, पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, गवर्नमेंट ने आरसीएम की स्कीम निकाली है, आरसीएम लाया है लॉ के अंदर, और अगर आरसीएम के लोगों को अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया तो एफसीएम में आप ले नहीं सकते फार्मर से, आरसीएम में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है नहीं, वो टैक्स देगा नहीं, तो यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं हुआ ना आरसीएम का। तो इसलिए अगर आपके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ गई तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आरसीएम के अंदर टैक्स भर के चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, पर्सन जो है सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स, अमेजोन वाला इंडिया में बिजनेस कर रहा है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने अमेजोन के थ्रू सप्लाई किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया, तो मेरे को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ही हैज टू गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, एंड इफ आई एम द सप्लायर एंड आई एम सप्लाइंग थ्रू दिस पोर्टल, थ्रू दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन आई एम ऑल्सो लायबल टू गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। टीडीएस डिडक्टर्स, टीसीएस कलेक्टर्स अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर भी टीडीएस टीसीएस लगता है, और ये डायरेक्ट टैक्स वाला टीडीएस और टीसीएस नहीं है, डीटी वाला नहीं है, ये आईडीटी वाला ही है, और ये डायरेक्ट ये जीएसटी वाला ही है। जीएसटी के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस लगता है, तो अगर वो डिडक्टर या कलेक्टर हो तो भी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप एजेंट्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, कोई भी एजेंट अगर टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, हमने कल देखा था एजेंट्स के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हो तो एजेंट को भी जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। और ऑइडार सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑइडार सर्विस प्रोवाइडर्स यानी फॉर एन एग्जांपल रेसिपिएंट इंडिया में, सप्लायर जो है आउट ऑफ इंडिया, मैंने उससे कोई क्लाउड बेस्ड सर्विस लिया, यानी मैंने कोई गेम खेलने के लिए कोई सर्विस लिया, इंडिया में मैं बैठा हूँ, तो ऑइडार के केस में भी जो मैं जो सर्विस ले रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, उस केस में भी मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना पड़ता है। एक बार अपन ये वाला पॉइंट देखेंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये क्या होता है? लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसकी ना 4 ऑफिसेज है, एबीसी 1, एबीसी 2, एबीसी 3, एबीसी 4, एबीसी 1 2 3 4। अब हुआ क्या, चारों को कोई सर्विस देनी थी, चारों को कोई पर्टिकुलर कोई कंसल्टेंसी की सर्विसेज थी जो लेनी थी। तो सर्विसेज तो किन को मिला, 1 को भी मिला, 2 को भी मिला, 3 को भी मिला, 4 को भी मिला। अब ये जो कंसल्टेंसी फर्म थी उसने क्या किया, एबीसी लिमिटेड के नाम पे बिल रेस कर दिया। कितने का, कितने का किया? फॉर एन एग्जाम्पल 4 लाख का कर दिया, और इसके अंदर अपन मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे 18% जीएसटी लग रहा है। एग्जाम्पल को सिंपल रख लेते हैं, 1 लाख का जो है बिल रेस किया, 18% जीएसटी लगा, 18,000 रुपये जीएसटी अमाउंट हो गया। अब ये तो मिला किसको, एबीसी लिमिटेड को। मिलना किनको चाहिए था, इनको। तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, किस प्रोपोर्शन में, 1:1:1:1 के प्रोपोर्शन में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। और ये क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको मिला है आईटीसी, ये उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो मैंने सर्विस ली है
जो सर्विस मैंने ली है उस सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है एबीसी लिमिटेड, इसलिए इसको बोला जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और ये जरूरी नहीं है 1:1:1 का रेशियो होगा, इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से सर्विस ले रहे हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स। हो सकता है यहाँ पे मैंने इसको सर्विस दी ही नहीं है, इसने सर्विस ली ही नहीं है। अगर इसने सर्विस नहीं ली है तो बट ऑफ कोर्स इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हो सकता है इसने 20% सर्विस ली हो सकता है इसने 70% ले लियो, 50% ले लियो और इसने 30% ले लियो, 100% हो गया। तो 20, 50, 30 के रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दैट इज वाई दिस पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की क्या होता है, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, डिटेल में हम लोग और देखेंगे इसको। अब क्या हुआ, इंटरस्टेट गुड सप्लाई हुआ 1 लाख रुपीज। इंटरस्टेट कर रहा हूं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन इंटरस्टेट सर्विस सप्लाई कर रहा हूं नहीं, थ्रेशोल्ड अवेलेबल है। यहाँ पे ना आप इस चीज को कभी भूलना मत, बहुत इसमें मिस्टेक्स होती है। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लायर्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में लगता है। यानी आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो किस चीज का, गुड्स का या सर्विसेज का। अगर सर्विसेज का कर रहे हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है आपके पास वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपको देखना पड़ेगा 20 लाख या 10 लाख डिफरेंस। स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 लाख, अदरवाइज 20 लाख क्रॉस कर रहे हो रजिस्ट्रेशन लो, नहीं कर कोई दिक्कत नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन गुड्स 1 रुपए का भी गुड्स अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया तो थ्रेशोल्ड लिमिट यानी सेक्शन 22 अब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और आपको जो है सेक्शन 24 के तहत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। जो है यहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको लेना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप गुड्स में डील करते हो तो ये चीज होती है, गुड्स के केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नो व्हाट इज सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैंने 4-5 बार बोल दिया सीटीपी एनआरटीपी सीटीपी एनआरटीपी सीटी एनआरटीपी, ये होता क्या है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जनरली क्या होता है ना, व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, हम लोग एक बार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को देखते हैं, फिर अपन देखेंगे एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में जो है ना हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत अच्छा अच्छा काम होता है। छत्तीसगढ़ द स्टेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। अब ये जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले होते हैं ना, हुआ क्या, दिल्ली में हुआ एक एक्सपो, दिल्ली में एक एक्सपो हुआ जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का डील हुआ। अब यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो बंदा है मिस्टर ए, ये गया दिल्ली में, और इसने क्या किया, अपना मिस्टर ए दिल्ली में गया और उसने बोला जी मेरे को यहाँ पे लगाना एक स्टॉल, और मैं क्या करूंगा उस पे मैं बेचूंगा हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। मैं उस पे बेचूंगा क्या, हैंडीक्राफ्ट्स। छत्तीसगढ़ का बड़ा बंदा दिल्ली में जाके सप्लाई कर रहा है, आप बोलोगे इंटरस्टेट सप्लाई ये कर रहा है, इसके ऊपर तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन ये तो यार एक बात बताओ, हैंडीक्राफ्ट्स में डील करते हैं, कितना ही बड़ा काम करता होगा, कितना ही बड़ा काम करता होगा। अगर आप इसके ऊपर कंप्लाइंसेस थोप दोगे, आज तो ये दिल्ली में है तो ये दिल्ली में कर रहा है, कल को गुजरात में होगा ये गुजरात में जाकर करेगा, कल को बम्बई में होगा मुंबई में होगा ये मुंबई में जाके करेगा, फिर कल राजस्थान में चला जाएगा, फिर पंजाब चला जाएगा, फिर कहीं और चले जाएगा, एमपी चला जाएगा। तो ऐसे तो ये चलता रहेगा, तो क्या हर जगह ये रजिस्ट्रेशन लेगा, क्या ये हर जगह रजिस्ट्रेशन लेगा, नहीं। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आज ये यहाँ पे कर रहा है, जहां आज एक्सपो लगा है कल यहाँ एक्सपो लगेगा, ये यहाँ करेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन जब आप काम कर रहे हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जब आप काम कर रहे हो, आप ओकेजनली अंडरटेक करते हो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई किसी भी स्टेट में, और आपका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बट ऑफ कोर्स आज दिल्ली है तो दिल्ली में चले गए, कल आप गुजरात में एक्सपो है आप गुजरात चले जाएंगे, परसों कहीं और है आप वहां चले जाएंगे। तो बट ऑफ कोर्स आपकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ओकेजनली आप बिजनेस कर रहे हो। तो उस केस में क्या करो, जब भी आप बिजनेस करने जा रहे हो, जैसे कि अब आप दिल्ली में गए, मिस्टर ए दिल्ली में गया, बोला स्टॉल लगाऊंगा हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस करूंगा, गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल करो कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 डेज के लिए जो है 90 डेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले लो, और अगर आपको 90 डेज से ज्यादा चाहिए तो हम एक्सटेंशन भी देंगे फॉर 90 डेज, हम आपको क्या करेंगे एक्सटेंशन भी दे देंगे 90 डेज का। लेकिन यहाँ पे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो लोगे,
कौन? वो बंदा जो ओकेजनली बिजनेस करता है और उसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। एंड व्हेन यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यू हैव टू ऑब्टेन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू मेक एडवांस पेमेंट ऑफ योर टैक्स, योर रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 90 days विच इज ऑल्सो एक्सटेंडेबल बाय अनदर 90 days। 90 + 90 यानी टोटल 180 डेज के लिए हम आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे देंगे। और 180 दिन से बड़ा एक्सपो या 180 दिन से बड़ा चलता हुआ कोई भी मेला आपने देखा नहीं होगा। तो बट ऑफकोर्स बहुत लंबा टाइम, 6 महीने का टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है। आप बिल्कुल बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लायंस से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन बस यहाँ पे एक इशू ये है कि आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स का पेमेंट यहाँ पे जो है आपको करना पड़ेगा, जितना भी आप सप्लाई करोगे, क्योंकि आप तो बिजनेस करके यहाँ से चले जाओगे, मैं आपको कहाँ ढूंढते बैठूंगा? आपने कितने का सप्लाई किया, कितना आपने टैक्स भरा, आपने टैक्स भरा भी कि नहीं भरा, मैं आपको कैसे ढूंढूंगा? तो भाई आप एडवांस में टैक्स का पेमेंट कर दो, एडवांस में टैक्स का पेमेंट कर दो, आप बिल्कुल सप्लाई करो, कहीं कोई इशू नहीं, आप अपने बिल चढ़ा देना बाद में। अगर आपने जो टैक्स का पेमेंट ज्यादा कर दिया हम आपको रिफंड दे देंगे, आपने कम किया आप टैक्स भर देना, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेडर फ्रॉम दिल्ली सेट अप अ स्टॉल इन जयपुर। कौन था? दिल्ली का बंदा, जयपुर में एग्जीबिशन हो रहा था, वहां पे जाकर उसने स्टॉल लगाया। कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और ओकेजनली बिजनेस कर रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहेगा, विच इज एक्सटेंडेबल बाय अनदर 90 डेज। आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रहता है आप उसको वापस से भर के देंगे पोर्टल पे, आपका 90 डेज के लिए वापस एक्सटेंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ व्हाट इज एनआरटीपी? व्हाट इज एनआरटीपी? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज सिमिलर लाइक टू सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। लेकिन इसमें होता क्या, नॉन रेजिडेंट है, यानी इंडिया के बाहर का कोई बंदा है जो कि नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट बंदा इंडिया में आता है कभी कभी बिजनेस करने के लिए। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ओकेजनली अंडरटेक्स टैक्सेबल सप्लाई बट हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसका भी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था, इसका भी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, सीटीपी का भी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, एनआरटीपी का भी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। लेकिन सीटीपी इंडियन ही है और एनआरटीपी जो है वो इंडियन नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है। फॉरेन सप्लायर सप्लाइंग इन इंडिया, इनका भी रजिस्ट्रेशन 90 दिन के लिए वैलिड रहता है, इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और इनको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, सेम कंडीशन है। एक इशू यहाँ पे है, क्या एक पॉइंट यहाँ पे नहीं है, नॉट एक्सटेंड, नॉट एक्सटेंडेबल, बस। सीटीपी के केस में क्या है, 90 + 90 हो जाता है, लेकिन एनआरटीपी के केस में ओनली 90 डेज रहता है, ओनली। इसका 180 हो जाता है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 90 ही रहता है, बस। बाकी सारी कंडीशन सेम है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों का 90 डेज का जो है रजिस्ट्रेशन जो है वैलिड रहता है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, सीटीपी प्लस एनआरटीपी, कोई भी हो सेम है। एक चौथा पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ सीटीपी के लिए लगता है, यानी आप एक्सटेंड करवा सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन को 90 डेज के लिए मोर, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ सीटीपी के लिए रहता है और किसी के लिए नहीं रहता है। फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया एग्जाम्पल हो गया। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, नाउ हाउ द रजिस्ट्रेशन इज बीइंग डन। एवरी पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जो भी बंदा लाइबल है फॉर रजिस्ट्रेशन शैल अप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। नाउ फॉर एन एग्जांपल, साल चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से आपने जो है काम शुरू किया, 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका, ठीक है। हुआ क्या, 31 दिसंबर को आपको पता चला कि भाई साहब मैं हो चुका हूँ अब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कैसे? डीलिंग इन गुड्स, और टर्नओवर हो चुकी है कितनी, 40 लाख से ज्यादा, ठीक। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज टेक रजिस्ट्रेशन, ठीक। 30 डेज यानी 31 दिसंबर को मैं लाइबल हुआ, वहां से मैं गिनूंगा 30 डेज, यानी 30 जनवरी तक मेरे को जो अपना रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करता हूं तो क्या होगा, डिले अगर कर देता हूं तो क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, पेनल्टी और आईटीसी लॉस, और इंटरेस्ट, जितना टैक्स आपको भर देना चाहिए था, ठीक है, टैक्स तो आप दो गई, पेनल्टी, फाइन,
ये सारी चीजें जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल यहाँ से हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड, लाइबिलिटी अराइज ऑन 10 अगस्त, एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन फ्रॉम 9 सितंबर। प्रोसेस देखेंगे, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1, आप कैसे जीएसटी आरईजी यानी रजिस्ट्रेशन 01, इसमें आप फॉर्म भरते हैं। 03 में वो कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको भेजते हैं, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है। 04 में आप रिप्लाई करते हैं, 04 में आप रिप्लाई करते हैं। 06 में आपके पास रजिस्ट्रेशन आता है, ठीक है। 06 में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये फॉर्म्स होते हैं कुछ। पार्ट ए, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे, टीआरएन आ जाएगा। एक वॉक थ्रू मैंने डाला था पहला वीडियो स्कोप ऑफ जीएसटी में, वॉक थ्रू फ्रॉम द व्हाट पोर्टल ऑफ जीएसटी, वो आप देखिएगा, आपको उससे समझ में आएगा। पार्ट बी कैसे रहता है, ये तो पार्ट ए हो गया जहाँ पे मैं अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर दोनों के ओटीपी डालूंगा, ईमेल आईडी स्टेट वाइज, ये सारी चीजें डालूंगा, टीआरएन आ जाएगा। फिर मैं टीआरएन से लॉग इन करूंगा, उसमें मैं डालूंगा लीगल नेम, ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यानी प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी जो भी रहता है, प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी जहाँ पे आपका मेन बिजनेस होता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कोई मल्टीपल अगर आप जगह पे बिजनेस करते हो, मल्टीपल जगह पे आपके ऑफिस या व्हाट्सएवर, तो एडिशनल प्लेस, प्रोमोटर्स या पार्टनर्स का डिटेल या प्रोपराइटर डिटेल व्हाटएवर, बैंक अकाउंट, नेचर ऑफ बिजनेस और ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी यानी वो पर्सन जो ऑथराइज्ड है टू साइन व्हाट जीएसटी रिटर्न्स। डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ यानी आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहती है, 100 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, छोटी सी बात मैंने आपको बता दी। आधार ऑथेंटिकेशन करोगे, जब आप ये सारी चीजें कर दोगे ना टीआरएन के बाद, तो आपके पास मेल आएगा फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आपने ऑप्ट किया है। यहाँ से क्या होता है ना, टीआरएन होता है, टीआरएन के बाद आप करोगे पार्ट बी, पार्ट बी करने के बाद क्या होता है, आप ओटीपी से वेरीफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको बोलेगा दो ऑप्शन, आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है क्या, अगर आधार ऑथेंटिकेट नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। दिस जनरली टेक 30 days, दिस जनरली टेक व्हाट 30 minutes, आधे घंटे में आपके पास मेल आ जाएगा। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, विद इन 30 minutes यू विल गेट अ मेल ऑन यू विल गेट अ मेल फ्रॉम आधार। आप आधार ऑथेंटिकेट कर दोगे, अपना आधार नंबर डालोगे, ओटीपी डालोगे, आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और इस प्रोसेस के बाद आपको मिलेगा ARN, ठीक। जैसे अभी TRN मिला था, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, अब आपको मिलेगा ARN, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते हो तो ये प्रोसेस जाएगा कहाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन पे। फिजिकल वेरिफिकेशन जनरली टेक 30 days, 30 days का मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन 30 days। प्रॉपर ऑफिसर ऑफ जीएसटी जो आपके घर पे विजिट करेगा, या आपके लोकेशन पे विजिट करेगा, आपके ऑफिस या प्लांट जो भी है वहाँ विजिट करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, उसके बाद आपको ARN मिलेगा। फास्टर अप्रूवल अगर नहीं करते तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में ऑफिसर में अप्रूव, सॉरी फिजिकल वेरिफिकेशन में बोल रहा हूँ, ये दोनों प्रोसेस के बाद यहाँ तो ऑफिसर क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा, यहाँ नोटिस इशू करेगा अंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3। ये मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन अगर कुछ भी है तो वो 3 में देगा। सीक क्लैरिफिकेशन, एप्लीकेंट रिप्लाइज विद इन 7 वर्किंग डेज। एप्लीकेशन को क्या है, एप्लीकेंट यानी जो अप्लाई कर रहा है उसको विद इन 3 वर्किंग डेज उसका रिप्लाई करना है अंडर व्हाट 4 में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और फॉर्म 6 में जो आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, इफेक्टिव डेट फ्रॉम द डेट ऑन विच द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी इफ अप्लाइड विद इन 30 days, अदरवाइज डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन। देख हमारे एग्जांपल में लाइक क्या हुआ था, हमारे एग्जांपल में क्या हुआ था, जैसे कि मैंने बोला 31 दिसंबर आपके ऊपर लाइबिलिटी अराइज हुई थी, यानी 1 जैन से लेके 30 जैन तक आपको अप्लाई करना था। अब हुआ क्या, आपने अप्लाई कर दिया 25 ऑफ जैन को, या आपने अप्लाई किया 2 फेब को, इट कैन बी एनी डेट, ठीक है। यहाँ अप्लाई करते हो तो क्या होता है, विद इन 30 days हो रहा है, तो आपकी जो है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी, अगर यहाँ पे अप्लाई किए हो तो 25 जैन, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, विद इन 30 days रजिस्टर कर दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ किया है तो यानी आफ्टर 30 days कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस केस में डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस केस में क्या होगा, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
नाउ इट कैन बी एनी डेट, लाइक फॉर एन एग्जांपल 10th ऑफ फेब को आपको मिला, सॉरी 10th ऑफ फेब को आपको मिला, तो 10th ऑफ फेब विल बी योर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वही आपकी जो है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि आप आफ्टर 30 डेज कर रहे हो। और अगर आप विद इन 30 डेज कर देते हो तो इफेक्टिव डेट हो जाएगी आप जिस दिन अप्लाई करते हो, जिस दिन आप अप्लाई करते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, जिस दिन आप लाइबल होते टू गेट द रजिस्ट्रेशन यानी 31 दिसंबर। अगर आप विद इन 30 डेज करते हो तो जिस दिन आपकी लाइबिलिटी अराइज यानी 31 दिसंबर, तो उस दिन से आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। अदरवाइज जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। अभी एक ना टाइम भी रहता है इसमें, एक अगर अपन शेड्यूल देखेंगे, हुआ क्या यहाँ पे आपका आया डेट ऑन विच लाइबिलिटी अराइज्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डेट ऑन विच अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या भरा, फॉर्म GSTR 01। अब यहाँ से ना विद इन 30 डेज, या तो आपको वो क्या करेगा 06 में जो है रजिस्ट्रेशन दे देगा, या वो क्या करेगा क्लैरिफिकेशन सीक करेगा, सीक क्लैरिफिकेशन, और आपको 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाएगा टू रिप्लाई, और फिर से 30 डेज रहेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती है, या तो अप्रूव करेगा या डिनाई कर देगा, यानी कैंसिल कर देगा आपकी एप्लीकेशन को, और वापस से आप यहाँ से जो है शुरू करेंगे, यहाँ से आप वापस से शुरू करेंगे इस वाले प्रोसेस से। और अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहीं पे दे दिया तो बात ये यहाँ पे आप जा ही नहीं रहे, यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा प्रोसेस, आपको एप्लीकेशन यहीं पे मिल जाएगा आपको जीएसटी सर्टिफिकेट। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट भी होता है। अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट में ऑपरेट में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल फैसिलिटी है, मर्जी आप चाहो तो लो वरना मत लो, ठीक है। ईच रजिस्ट्रेशन ट्रीटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, मैंने आपको बताया सारे डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं, एंड सप्लाईज बिटवीन देम इज टैक्सेबल, ठीक है। फैक्ट्रीज एंड शोरूम इन सेम स्टेट सेपरेट जीएसटी अलाउ है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो रजिस्ट्रेशन में भी, कैंसिल बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर हमारे ना इनकम टैक्स में क्या होता है ना, असेसिंग ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं एओ, लेकिन क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पे होता है प्रॉपर ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं पीओ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना, प्रॉपर ऑफिसर ये दोनों होते एक ही है, बस नाम दोनों को अलग अलग दे दिया है यहाँ पे और यहाँ पे। और एन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल हो सकता है, चाहे प्रॉपर ऑफिसर बोल दे चाहे मैं खुद एप्लीकेशन कर दूं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कैंसिलेशन कब हो सकता है, बिजनेस बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, ट्रांसफर हो गया, मर्जर हो गया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मैंने लिया था 1 साल बाद मैं चाहूँ तो बंद कर दूं, ठीक है, नॉन कंप्लायंस या फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अगर कैंसिलेशन हो गया तो क्या उसको रिवोक कर सकते हैं भाई, अगर मैंने खुद से एप्लीकेशन देकर अपना कैंसिलेशन करवाया ना तो रिवोकेशन अलाउड नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर ने मेरा कैंसिलेशन किया तो उस केस में रिवोकेशन पॉसिबल जरूर है। रजिस्टर्ड पर्सन में अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑर्डर, जिस दिन मेरा कैंसिलेशन ऑर्डर आया वहां से 30 डेज में यहाँ पे पकड़ लूंगा, और 30 डेज के अंदर अंदर मैं रिवोकेशन का एप्लीकेशन दे सकता हूँ। रिस्टोरेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल ओनली कैंसिल बाय ऑफिसर एंड ऑल पेंडिंग रिटर्न्स एंड ड्यूज मस्ट बी क्लियर। हुआ क्या था, प्रॉपर ऑफिसर ने विजिट किया या प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा पाया गया कि कुछ तो भी इशू चल रहा है यहाँ पे और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, उसने क्या किया मेरा रजिस्ट्रेशन उठाया और कैंसिल कर दिया। अब उसके कैंसिलेशन के ऑर्डर के बाद विद इन 30 डेज अगर मेरे को लगता है तो मैं अपना एप्लीकेशन दूंगा और मैं अपना रिवोकेशन करवाऊंगा कैंसिलेशन ऑर्डर का। कैंसिलेशन का रिवोकेशन कब होगा, जब मेरे सारे के सारे ड्यूज क्लियर है और मेरी कोई भी पेंडिंग रिटर्न नहीं है, जब मैं सारी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर दूंगा, सारे ड्यूज का पेमेंट कर दूंगा, उसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, रिवोकेशन कर देगा मेरे कैंसिलेशन का ऑर्डर का, और उस केस में मेरा जो है जीएसटी नंबर जो है वापस से एक्टिव हो जाएगा, जो कि सस्पेंडेड या कैंसिल दिखा रहा था वो अब एक्टिव दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम ट्रैप्स देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर जो है आप पैन इंडिया वाइज देखोगे, पैन जो देखोगे आप इंडिया वाइज देखोगे, स्टेट वाइज नहीं देखोगे। एग्जाम सप्लाईज आप इंक्लूड कर लोगे एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में, जीएसटी जो है कभी इंक्लूड नहीं होता। इंटर स्टेट कर रहे हो कंपलसरी है, इंटर स्टेट सर्विसेज के केस में आप थ्रेशोल्ड देखोगे, मैंने आपको सेक्शन 24 वापस से बताया था। कैजुअल एनआरटीपी एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं, 90 डेज का रजिस्ट्रेशन लेता है, लेकिन एनआरटीपी सिर्फ 90 डेज रहता है, वहीं पे सीटीपी 90 प्लस 90 का एक्सटेंशन भी रहता है। सेपरेट जीएसटी आप बिल्कुल ले सकते हो, डिस्टिंक्ट पर्सन आप कहलाओगे। लेट रजिस्ट्रेशन में प्रोस्पेक्टिव
रिट्रोएक्टिव इफेक्ट रहता है जिस दिन रजिस्ट्रेशन लोगे वहां से। One line summary: registration is mandatory once liability arises, must be obtained timely, and governs the entire GST compliance framework. MCQs on registration under GST. ठीक है, registration under GST becomes mandatory when aggregate turnover exceeds the prescribed threshold limit as per section 22. ठीक है, registration under GST is pan wise and state wise. Threshold limit for registration of supplier of services in normal category 20 lakhs. Threshold limit for supplier of goods in normal category what? 40 lakhs. ठीक है, 40 lakhs. एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड करते हैं आप? टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज, इंट्रास्टेट सप्लाईज, सारी सब यहाँ पे इंक्लूड होती है। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड, सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूड क्या करते हैं? जीएसटी का पोर्शन या इन इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू आरसीएम, ये दोनों आप एक्सक्लूड करते हो। एग्रीगेट टर्नओवर इज कंप्यूटेड कैसा? पैन वाइज, इंडिया वाइज, पैन वाइज एट ऑल इंडिया लेवल। अ पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग एग्जेम्प्ट गुड्स, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहे हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आपको जरूरत नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर? मैंने क्या बताया, इंटरस्टेट कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, सीटीपी, एनआरटीपी, ठीक है, टीडीएस कलेक्टर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, तो आपको जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एग्जेम्प्ट सर्विसेज को लेने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट इंटरस्टेट को लेने की जरूरत है। इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, थ्रेशोल्ड लिमिट की यहाँ पे कोई जरूरत है आपके ऊपर नहीं होती है, ओनली आफ्टर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, जब आप लिमिट क्रॉस कर लोगे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 24 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सीटीपी पर्सन मींस अ पर्सन हु इज ओकेजनली बिजनेस कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, ओकेजनली सप्लाई गुड्स और सर्विसेज इन स्टेट वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन 90 + 90 का रहता है, यानी 180 डेज का होता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु इज ओकेजनली इंडिया के अंदर आता है बिजनेस करने के लिए और कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, रिसाइड्स इन इंडिया नहीं होता है, हैज फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज, आप कर दोगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसके अंदर इशू होता है? रजिस्ट्रेशन 6 के अंदर होता है। इफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, डेट ऑफ अप्रूवल, यानी सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट इज डिस्टिंक्ट पर्सन परमिटेड, ऑप्शनल रहता है ये आपका। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्संस। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी इनिशिएटेड, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, बाय टैक्स पेयर या प्रॉपर ऑफिसर, लेकिन रिवोकेशन तभी हो सकता है जब प्रॉपर ऑफिसर ने आपको कैंसिलेशन किया था। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड ओनली आफ्टर ग्रांट ऑफ 1 ईयर के बाद होता है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कैंसिलेशन इज डन बाय व्हाट? प्रॉपर ऑफिसर। टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर द रिवोकेशन, रिवोकेशन आप विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कैंसिलेशन, ऑर्डर जिस दिन आया वहां से 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म विच रिप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 4 था यहाँ पे। अदर ऑथेंटिकेशन अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल बट ऑल अफेक्ट्स प्रोसेसिंग टाइम को, बट ऑफ कोर्स अफेक्ट करे, मैंने बताया 30 मिनट्स 30 डेज बहुत लंबा टाइम होता है। टीडीएस डिडक्टर अंडर जीएसटी आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 24 के अंदर यहाँ पे जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन इज, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे मैंडेटरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विच सप्लाईज इग्नोर फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट, कौन सी सप्लाई को इग्नोर कर दोगे? एक्सपोर्ट को इग्नोर करोगे क्या? नहीं। थ्रेशोल्ड लिमिट, इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम इंक्लूड कर दोगे। एग्रीकल्चरिस्ट एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली व्हेन आप कल्टीवेशन कर रहे हो लैंड से, कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हो आगे, है ना, प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन। रजिस्ट्रेशन वंस ग्रांटेड वैलिड फॉर, जब तक आप धंधा कर रहे हो, कंटिन्यूस अंटिल कैंसल्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन, कौन सा कैंसिलेशन का ग्राउंड नहीं है? बिजनेस डिसकंटिन्यू, फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन, फेलियर टू फाइल रिटर्न्स, लो टर्नओवर। भाई टर्नओवर कम है यार, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है नहीं बढ़ा पा रहा है, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दोगे क्या? नहीं होता ऐसा। बिजनेस बंद कर रहा हूँ, फ्रॉडुलेंट काम कर रहा हूँ, फेलियर टू फाइल द रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, समझ में आता है। लो टर्नओवर के केस में नहीं होता। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन धंधा कम कर रहे हैं कैंसिल कर दो, नहीं जी ऐसा नहीं होता। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू व्हाट? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेगा। पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू ई कॉमर्स ऑपरेटर मस्ट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इनके लिए भी है। जीएसटी नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 15 डिजिट्स का होता है। कैसे होता है वो बता दो। सबसे पहले आते हैं आपके स्टेट, स्टेट रहता है यहाँ पे 2 डिजिट का। 07 मेरे हिसाब से यहाँ पे दिल्ली का होता है, 22 छत्तीसगढ़ का होता है, ठीक है, ऐसे रहता है। फिर आता है आपका पैन नंबर, जो कि यहाँ पे 10 डिजिट्स का होता है। फिर आते 3 नंबर और आते हैं। एक रहता है न्यूमेरिकल नंबर, 1 से लेके 9 तक, 10 तक कुछ भी हो सकता है। फिर आता है आपका 2 अल्फाबेट या 1 अल्फाबेट, एज द केस में भी, और फिर से अल्फाबेट हो सकता है या न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है।
ठीक है, ऐसे रहता है। ये पैन में ना 10 डिजिट्स रहता है, आप करके देख लेना। पहले फाइव पहले पहले 5 डिजिट्स होंगी, 5 अल्फाबेट्स होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं, फिर 1 अल्फाबेट होता है। ऐसे करके 10 डिजिट्स का बनता है। इस टोटल जो होता है ना 15 डिजिट्स का यहाँ पे जीएसटी नंबर बनता है। और ये जो बीच के नंबर रहते हैं ना, 2 डिजिट्स के बाद दो रहते हैं, पहले स्टेट कोड बोलते हैं इनको, उसके बाद 10 डिजिट का पैन नंबर रहता है, वहीं से आपको पैन नंबर पता चल जाएगा किसी का भी। ठीक है, 15 डिजिट्स का यहाँ पे रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल फॉर इंटरस्टेट, नहीं जी। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी फॉर इंटरस्टेट, करेक्ट। रजिस्ट्रेशन इज स्टेट वाइज, करेक्ट। रजिस्ट्रेशन इज प्रोडक्ट वाइज, नहीं जी। कंपलसरी फॉर इंटरस्टेट सर्विसेज, नहीं, गुड्स के लिए होता है, गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के केस में नहीं होता, तो सिर्फ एक ये वाला पॉइंट सही है। पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो विदाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। इज एग्जेम्प्ट ना, पेज टैक्स बट नो पेनल्टी, ना लायबल टू टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के बिना कर रहे हो, टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव। जब पकड़ा गए, जिस दिन से आपकी सारी फाइल्स मिल जाएगी, वहां से आपके ऊपर जीएसटी ठोक दिया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, एक्सपोर्ट टर्नओवर आती है, ये भी नहीं आता, आंसर सी हो गया। जीएसटी में कब से इफेक्टिव होता है? रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस सप्लाई, सेक्शन 25 प्रोविजन, बिगिनिंग ऑफ मंथ, एज पर सेक्शन 25 प्रोविजन। सेक्शन 25 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। रजिस्ट्रेशन अगर एक बार कैंसिल हो गया, कैन बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट एम्प्लाइज डिस्टिंक्ट पर्सन्स। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज प्राइमरली लिंक्ड टू टर्नओवर। रजिस्ट्रेशन किस पे लिंक है? टर्नओवर। हर जगह तो टर्नओवर बोला ना, गुड्स में डील कर रहे हो 40 या 20, स्पेशल 20, सर्विसेज में करो तो 20 या 10, टर्नओवर की लिमिट क्रॉस करनी चाहिए, टर्नओवर की लिमिट क्रॉस नहीं कर रही है, कौन सी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 24 के अंदर कब लेना है, सब कुछ टर्नओवर लिंक्ड है। डजंट मैटर आपका क्या प्रॉफिट है, क्या इनकम है, कितना कैपिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्नओवर कितनी है ये देखी जाएगी एज पर सेक्शन 22 आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन यहाँ पे। टैक्सेबल सप्लाईज 18 लाख, एग्जेम्प्ट सप्लाईज 5 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर 6 लाख। टैक्सेबल सप्लाई है, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं है, तो सारी की सारी जो है सप्लाईज मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, एक्सेप्ट इनवर्ट सप्लाईज और आरसीएम। तो सब कुछ जोड़ दूंगा, 18 प्लस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 5 6 11 और 29 लाख। ठीक है, टर्नओवर यहाँ पे निकल के आ जाएगी 29 लैक्स। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज तो 19 लाख है, ये तो मैं जोड़ूंगा ही नहीं, तो 19 लाख हो जाएगा। दिल्ली से इतना, मुंबई से इतना, दोनों को जोड़ दो 27 लाख। इनवॉइस वैल्यू 11,80,000, टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिवर्स कैलकुलेशन है, 11,80,000 रिवर्स कैलकुलेशन है। बहुत इजी है ये तो, बेसिक मैथ से 10 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगी। टैक्सेबल सप्लाई 16 लाख कर दिया ना, तो एक्सक्लूसिवली एग्जाम तो नहीं, दोनों को जोड़ दूंगा 21 लाख। सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक्सपोर्ट टर्नओवर 12 लाख, एक्सपोर्ट किया 12 लाख का। डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई 9 लाख, मैं तो दोनों को जोड़ूंगा अपनी एग्रीगेट टर्नओवर के लिए 21 लाख। ब्रांच ए बी सी तीनों स्टेट्स, तीनों ब्रांच से कर रहा हूँ, तीनों को जोड़ दो 39 लैक्स। कंपोजिट सप्लाई कर रहा हूँ, कंपोजिट सप्लाई 11 लाख की। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? यानी मिक्स सप्लाई, यानी मेन बिजनेस तो मेरा किसी और चीज का है, उसके साथ कुछ बंडल कर रहा हूँ, कोई चीज को कंपोजिट सप्लाई दे रहा हूँ। जैसे कि लाइक फॉर एन एग्जांपल, एसी बेचने का मेरा काम है, एसी बेचता हूँ, 10 लाख के एसी बेच दिए, 1 लाख रुपए की मैंने एसी इंस्टॉलेशन की सर्विस दे दी, दैट इज कंपोजिट सप्लाई, नेचुरली बंडल करके दिया है मैंने, दैट इज 11 लाख हुआ। तो इसमें क्या इंक्लूड किया? 1 लाख का जीएसटी, तो 1 लाख का जीएसटी माइनस कर दो ना यार, 10 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा। इंटरस्टेट सर्विस की सप्लाई किया हूं, इंटरस्टेट किया हूं, सर्विस की सप्लाई किया हूं। इंटरस्टेट सर्विस के केस में सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 22 के हिसाब से थ्रेशोल्ड लिमिट्स यहाँ पे लगेगी। तो 18 लाख का है, यानी थ्रेशोल्ड अवेलेबल है, नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फिर क्या आता है? टैक्सेबल सप्लाई किया 19 लाख का, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। 19 प्लस 2 21 लाख। एक्सपोर्ट का हो गया 1 लाख, आरसीएम इनवर्ट को तो छोड़ दो, 19 20 21 22 22 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। केस स्टडी बेसिस है। अमन एंटरप्राइजेस सप्लाई टैक्सेबल गुड्स। अमन एंटरप्राइजेस ने क्या किया? सप्लाई किया टैक्सेबल गुड्स, इसने गुड्स का सप्लाई किया फ्रॉम राजस्थान, 38 लाख का। 38 लाख, 38 लाख गुड्स राजस्थान, इसके हिसाब से तो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अभी नहीं है, लेकिन एग्जाम सप्लाईज भी कर दिया 4 लाख का।
ठीक है, इट ऑल्सो हैज एग्जाम सप्लाईज। तो 38+4 है, 42 लैक्स हो गया। अब यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ये सिंस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड। पीआर कंसल्टेंट्स प्रोवाइड टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली। पीआर कंसल्टेंट्स ने क्या किया, दिल्ली से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, 19 लैक्स का, इंक्लूडिंग 3 लाख एक्सपोर्ट सर्विसेज। 3 लैक्स का क्या, एक्सपोर्ट्स का सर्विसेज है यहाँ पे। ठीक है, टर्नओवर 19 lakhs इंक्लूडिंग 3 lakhs एक्सपोर्ट सर्विसेज। एग्रीगेट टर्नओवर 19 lakhs हो जाएगा। ठीक है, 19 में 3 lakhs आपका एक्सपोर्ट सर्विसेज यानी टैक्सेबल सर्विसेज 16 lakhs, 3 lakhs आपका एक्सपोर्ट, टोटल 19 lakhs। थ्रेशोल्ड लिमिट 20 lakhs, क्रॉस नहीं कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। XYZ सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स विद इन महाराष्ट्र 25 लाख, गुजरात 20 लाख अंडर सेम पैन। तो 25 + 20 45 lakhs। ठीक है, पैन इंडिया एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो 40 लाख से ज्यादा हो गया। कुणाल ट्रेडर फ्रॉम दिल्ली सेल किया 2 लाख का गुड्स इन हरियाणा थ्रू एन एग्जीबिशन स्टॉल फॉर 10 डेज। CTP 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फॉरेन कंपनी ने क्या किया, सप्लाई इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया फॉर अ कॉन्फ्रेंस लास्टिंग 7 डेज, यानी NRTP 90 डेज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैथन कंपनी ने सप्लाई किया एग्जेम्प्ट एजुकेशन सर्विसेज, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट सर्विसेज है। और एजुकेशन सर्विसेज तो मैं आपको बताऊं, एग्जेम्पशन लिस्ट है ना जो GST का, उसके अंदर है। एजुकेशन की सर्विसेज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज ओनली। रमेश ने क्या किया, सप्लाई किया टैक्सेबल गुड्स इन इंटरस्टेट वर्थ 3 lakhs एंड इंटरस्टेट वर्थ 10 lakhs। डजंट मैटर भाई, आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया है गुड्स का, 1 रुपए का भी करोगे तो कंप्लीटली आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। गीता ने प्रोवाइड किया इंटरस्टेट कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ 15 lakhs। सर्विसेज के केस में, एज पर सेक्शन 24, सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में, इंटरस्टेट के केस में, सर्विसेज में सेक्शन 24 नहीं लगता, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट्स यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन अवेलेबल है। कंपनी सप्लाई कर रही है गुड्स टू Amazon, अरे ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, कंपल्सरी फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू ई कॉमर्स। यहाँ पे जो Amazon को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर 18 लाख, पेज GST अंडर रिवर्स चार्ज ऑन लीगल सर्विस। RCM के केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे RCM इन्वर्ट सप्लाईज एक्सक्लूडेड। और यहाँ पे अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर पूछ रहा है ना, रजिस्ट्रेशन पूछता तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाता। और एग्रीगेट टर्नओवर के इट पेज GST अंडर रिवर्स चार्ज ऑन लीगल सर्विसेज ऑफ 4 lakhs, टर्नओवर 18 लाख है, टर्नओवर तो 18 लाख ही कहलाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अप्रैल 24, बिजनेस रिमेन स्मॉल, तो क्या हुआ, व्हेन ही कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, 1 साल के बाद कभी भी कर दे बाबू। ठीक है, GST रजिस्ट्रेशन PQ लिमिटेड वो कैंसिल बाय ऑफिसर फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फ्रॉडुलेंट या किसी भी रीजन से कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैन पीकर सीक फॉर रिवोकेशन, यस विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। ठीक है, फॉर्म अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन 45 डेज आफ्टर बिकमिंग लाइबल, 30 दिन के अंदर कर देता तो जिस दिन लाइबल हुआ था वहां से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाता। 30 दिन के बाद कर रहे हो तो जिस दिन आपका सर्टिफिकेट मिल रहा है उस दिन हो जाएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। द कंपनी हैज 2 यूनिट्स इन द सेम स्टेट एंड ऑप्ट्स फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तो क्या कहलाएंगे वो, एक तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। सप्लाईज बिटवीन द 2 यूनिट्स विल बी टैक्सेबल, वो दोनों टैक्सेबल भी होंगे। एग्रीकल्चरली सेल प्रोसेस राइस, अगर यदि कल्टीवेशन फ्रॉम ओन लैंड होता तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन वो प्रोसेस है तो टैक्सेबल है ना। यस, प्रोसेसिंग बियॉन्ड कल्टीवेशन। टर्नओवर डिटेल्स सेम पैन पे, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट एक्सपोर्ट 14 + 5 19 + 3 21 lakhs हो जाएगा यहाँ पे। 5 3 8 14 22 lakhs हो जाएगा, सॉरी 14 + 5 19 19 + 3 22 lakhs हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी हो जाएगा। सप्लायर एक्सक्लूसिवली सप्लाई गुड्स अंडर GST बट प्रोवाइड्स वन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 10,000। सप्लायर ने क्या किया, एक्सक्लूसिवली सप्लाई किया गुड्स को, एग्जेम्प्ट गुड्स को अंडर GST, लेकिन एक टैक्सेबल सप्लाई कर दिया 10,000 रुपए का। टैक्सेबल सप्लाई करते ही साथ आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज अगर आप करते हो और आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाती है, उसके बाद आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, यस सिंस नॉट एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, a person is liable for compulsory registration but does not अप्लाई, अगर अप्लाई नहीं करते कॉन्सिक्वेंस क्या है, पेनल्टी ना, ये तीनों चीज लगती है। ठीक है, शायद ये रिपीट हुआ है। पर्सन सप्लाई गुड फ्रॉम तमिलनाडु टू कर्नाटका विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन आपने क्या किया, सप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी था। GST रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर, मैंने कैंसिलेशन करवाया है, मैंने एप्लीकेशन दे के कैंसिलेशन करवाया, तो रिवोकेशन तो नहीं होगा। कैन रिवोकेशन भी अप्लाइड? नो। जय श्री श्याम, फाइनेंस विद CA Prerak Jain. So this was all about registration under GST. Thank you.